गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का विषय है इतिहास। टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। सब टॉपिक है कृषि, अर्थ व्यवस्था एवं भू राजस्व संगठन। अर्थशास्त्र में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अस्थायी बस्तियों को बसाया जाता था, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। इन बस्तियों से राज्य को भूमिकर की प्राप्ति होती थी। बस्तियों को बसाने की इस प्रक्रिया को जनपद निवेश कहा जाता था। मौर्य राज्य में राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। इस भूमि पर राजा और राज्य का पूर्ण अधिकार होता था। इस भूमि पर कृषि कार्य का निरीक्षण और नियंत्रण सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी करता था। मौर्य राज्य में अन्य खेतिहर इलाकों को जनपद, राज्य, क्षेत्र कहा जाता था। इन इलाकों में लोग निजी तौर पर खेती करते थे। सीता और जनपद दोनों तरह के इलाकों में राजा व्यक्तिगत जमीन रख सकता था, परंतु हमें कहीं भी इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। राज्य स्वामित्व वाली भूमि में खेती की सफलता का महत्वपूर्ण कारण था राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान करना। इस संदर्भ में मैगजीनीज अपनी इंडिका में सिंचाई संबंधी नियमों का उल्लेख करते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेख है जहां राज्य द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, एक निश्चित चलकर वसूला जाता था, जो कुल उत्पाद का 5वां, चौथाई या 1/3 हिस्सा होता था। भू राजस्व संगठन के बारे में यूनानी लेखक बताते हैं कि गांव कर से मुक्त थे। प्रायः ये ऐसे गांव थे जहां से सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। नई भूमि पर खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक निश्चित समय के लिए कुछ गांवों को कर मुक्त रखा जाता था। मौर्य शासक भू राजस्व के निर्धारण पर विशेष बल देते थे। मौर्य राज्य में करों का लेखा जोखा रखने के लिए अलग से एक विभाग था। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता था। चूंकि राजस्व वस्तु के रूप में प्राप्त होता था, इसे सन्निघाता नामक अधिकारी संग्रहित करता था, जो राज्य का कोषाध्यक्ष था। यूनानी लेखकों के अनुसार किसान कर के रूप में कुल उपज का 1/4 हिस्सा राज्य को देता था। यूनानी लेखकों के अनुसार किसान नजराना भी देते थे। यूनानी लेखकों के अनुसार भूमि कर को भाग कहा जाता था। भूमिकर या भाग राज्य के राजस्व का मुख्य आधार था। बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की यात्रा के दौरान अशोक ने उस गांव को बलि से मुक्त कर दिया। भाग कर को घटाकर कुल उपज का 8वां हिस्सा कर दिया, लेकिन गांव को कर मुक्त नहीं घोषित किया। इससे पता चलता है कि मौर्य राज्य में कर को लेकर राज्य बहुत गंभीर था।
भू राजस्व का एक प्रचलित तरीका था बटाई। बटाईदारों को पहले बीज, बैल, हल और खेती के लिए जमीन दी जाती थी। इस मामले में कृषक कुल उपज का आधा हिस्सा राज्य को कर के रूप में देता था। इसके अतिरिक्त मौर्य काल में कुछ अतिरिक्त कर हैं, जैसे पिंड कर, हिरण कर। पिंड कर एक प्रकार का रिवाजी कर था जो किसानों से समय समय पर लिया जाता था। इस कर का निर्धारण सामूहिक रूप से किया जाता था, जिसमें कई गांव शामिल होते थे। अक्सर गांवों को उनके क्षेत्र से गुजरती हुई राजकीय सेना के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगला कर है प्रणय कर। यह एक युद्ध कर था जो कुल उपज का 1/3 या 1/4 होता था। यह हिस्सा भूमि की उर्वरता पर यह हिस्सा भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता था। अर्थशास्त्र में इसे प्रायः स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर बताया जाता है, परंतु यथार्थ में यह एक निश्चित रूप से अनिवार्य कर हो गया होगा। अगला कर है हिरण कर। हिरण का मतलब अर्थ होता है सोना। यह एक नगद कर था और इसकी वसूली नगद होती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य राज्य में भूमि को व्यवस्थित कर उस पर कर आरोपित किए जाते थे और सभी वर्गों को कृषि में सहयोग के लिए प्रेरित किया जाता था और इसको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाती थी और नई भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए गांवों को कर मुक्त भी घोषित किया जाता था। धन्यवाद।